Hey guys, welcome back to another video in utility classes, and this is chapter 4, that is accounting principles for class 11th accountancy। तो guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, that what are accounting principles। So जिस तरह से हर सब्जेक्ट में कुछ बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस होती है, ठीक उसी तरह से हमारे अकाउंटेंसी में भी कुछ बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस है जिन्हें हर एक अकाउंटेंट जो है वो फॉलो करता है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये पूरा इनका नाम है। These principles, these are the principles which have generally accepted by the accountants all over the world। यानी जो all over the world जो भी accountants हैं वो सभी इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। एक तरह से गाइडलाइंस है, कुछ बेसिक्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली। नंबर वन इज अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन, कुछ बेसिक अजम्पशंस होती है जो जब भी हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे हमें फॉलो करनी होती है। अब ये कौन कौन सी अजम्पशंस होती है जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। सेकंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब होता है ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ठीक है, यानी कुछ पुरानी परंपराएं हैं जो चली आ रही है अकाउंटेंसी में और इसलिए हम भी उन्हें फॉलो करते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की, ठीक है। तो नंबर वन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट आवर बिजनेस विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये अज्यूम कर बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो एक लंबे यानी एक लॉन्ग पीरियड के लिए रन करेगा, ठीक है। हम कभी भी ये अज्यूम नहीं करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत जल्द बंद हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। अब इसी के कारण आपने देखा होगा कि हम फिक्स्ड एसेट्स जो है वो रखते हैं। अगर हम ये मानकर बिजनेस स्टार्ट करते कि हमारा जो बिजनेस है वो नियर फ्यूचर में बंद हो जाएगा तो हम कभी भी फिक्स्ड एसेट परचेज ही नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर टू इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है? दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी अगर आपने कोई मेथड या आपने कोई प्रिंसिपल अगर फॉलो किया है, ठीक है, तो आपको वही प्रिंसिपल या मेथड फॉलो करना चाहिए। जरूरी नहीं है, अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। बट आप जहाँ तक हो सेम मेथड या सेम प्रिंसिपल आपको फॉलो करना चाहिए। बोले सर ऐसे कौन सा मेथड है जो हम चेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने मतलब अभी आप आगे देखने वाले हैं कि जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है आगे हम देखेंगे। डेप्रिसिएशन के बेसिकली दो मेथड होते हैं, ठीक है, होते बहुत सारे हैं, क्लास 11th में दो ही है। तो आप अगर एक मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर भी वही मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जिससे आप जब अपने प्रॉफिट्स को कंपेयर करें तो वो कंपेरिजन ठीक मतलब अच्छा हो जाए, ठीक है। जैसे गुडविल का वैल्यूएशन है तो गुडविल आप जिस मेथड से वैल्यू कर रहे हैं आप नॉर्मली फिर उसी मेथड से वैल्यू कीजिए। एक होता है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? According to accrual concept, revenue is recorded when sales are made or service has been rendered, whether cash is received or not, and expenses are recorded when they assist in earning revenue, whether they are paid or not। इसका मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। एक्रूअल कंसेप्ट ये बोलता है, ठीक है, ये बिल्कुल कैश हमारा जो कैश बेसिस होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम कब मानेंगे कि हमें इनकम जनरेट हुई है या रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है। तो हम कब मानेंगे सर? जब हम क्या करेंगे, हमारे पास में लीगल राइट हो जाएगा उस रेवेन्यू को रिसीव करने का। फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई कस्टमर आता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास में कस्टमर आया, ठीक है, तो वो बोलता है कि सर मुझे ये गुड्स चाहिए। मैंने अब क्या किया, वो गुड्स उनको दे दिया और उनके नाम से बिल भी बना दिया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सारा कर दिया है, ठीक है। तो अब मैंने क्या की, मेरे पास में जो गुड्स थी उसकी ओनरशिप मैंने ट्रांसफर कर दी है कस्टमर के नाम पे, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने ये ओनरशिप कस्टमर को ट्रांसफर की है तो मैं मान लूंगा कि मैंने सेल्स कर दी है, यानी मेरे को रेवेन्यू जनरेट हो गया है। तो एक्रूअल कंसेप्ट ये बोलता है कि आपको रेवेन्यू तब आपको रिकॉर्ड करना है जब आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, ना कि तब जब वो रिसीव होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को पैसा नहीं मिला, हो सकता है कि जो कस्टमर है वो क्रेडिट पर सामान परचेस कर रहा है, मतलब उधार पर लेके जा रहा है, तो मेरे को कोई पेमेंट तो नहीं मिला है, लेकिन मैं उसी टाइम पर रेवेन्यू मान लूंगा कि मेरी सेल्स हो गई है, बस मुझे अब उनसे कैश लेना है, ठीक है। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? रेवेन्यू इज टू बी रिकॉर्डेड व्हेन रेवेन्यू इज रियलाइज। रियलाइज का मतलब क्या है? जब आपने गुड्स या सर्विसेज की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दी है टू दी कस्टमर, ठीक है। नंबर 4 इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट।
अब देखिए इसको हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। ये कंसेप्ट ये बोलता है कि सपोज मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अब देखिए दो तरह के ट्रांजैक्शन होंगे, एक तो मिस्टर ए के पर्सनल ट्रांजैक्शन होंगे और एक बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे। जैसे मिस्टर ए घर पे सब्जी लेकर आ रहे हैं, घर के लिए फर्नीचर लेकर आ रहे हैं, ये इनके पर्सनल ट्रांजैक्शन है। बिजनेस के लिए गुड्स परचेस कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, बिजनेस की जो बिल्डिंग है उसका रेंट पे कर रहे हैं, ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो जो हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ये बोलता है कि हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन और हमारे जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है ओनर के, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल अलग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों को हम सेपरेट एंटिटी अज्यूम करते हैं। यहाँ पे मिस्टर जो ए हैं इनके ट्रांजैक्शंस अलग रिकॉर्ड करेंगे और बिजनेस के ट्रांजैक्शन हम अलग रिकॉर्ड करेंगे। दोनों को सेम अकाउंट्स की बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब देखिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये बोलता है, ये मैंने आपको बताया भी था पहले भी, ठीक है, कि अकाउंटेंसी में हम ओनली उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने परचेस किया, ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा मैंने कितने रुपीस का परचेस किया। मैंने सेल्स की तो मैं ये लिखूंगा मैंने कितने रुपीस की सेल्स की, ठीक है। अगर मैंने किसी से मैंने अमाउंट रिसीव हुआ है तो मैं ये नहीं लिखूंगा अजय से अमाउंट रिसीव हुआ, मैं ये लिखूंगा अजय से इतना अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है, चाहे वो हमारे बिजनेस के लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जिसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि सपोज हमारा जो मैनेजर है, ठीक है, काफ़ी एफिशिएंट है वो और हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस मैनेजर के कारण, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है मैनेजर भैया बीमार हो गए हैं, ठीक है। अब हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे या नहीं? हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज जो मैनेजर है वो बीमार हुआ है, तो हम इसको मॉनेटरी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने रुपए का बीमार हुआ है, ठीक है। हमारे एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले गए तो हम कैसे बोलेंगे कितने रुपए के हमारे 500 रुपए के एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले गए? नहीं, ठीक है। ये सब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है जिनको हम अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अकाउंटेंसी में हम ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है। तो आपको बीच बीच में आपकी परफॉर्मेंस भी तो चेक करनी पड़ेगी ना। तो परफॉर्मेंस हम कैसे चेक करेंगे कि सर हम क्या लेंगे, एक पीरियड लेंगे, ठीक है। इस पीरियड में हमने कितनी रेवेन्यू की, ठीक है, हमारे कितना एक्सपेंसेस हुए, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस पीरियड को ही हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। अब नॉर्मली ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो हम फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, यानी 1 अप्रैल से हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अब आप लोगों को इसकी आदत डाल लेनी है। अब हमारा साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा, ठीक है। नाउ 7th इज रेवेन्यू रिकॉग्निजेशन रियलाइजेशन कंसेप्ट। यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि हमारा जो रेवेन्यू है वो रियलाइज कब होगा, ठीक है। तो रेवेन्यू का मतलब क्या है? सपोज हमने गुड्स सेल की है, ठीक है, गुड्स सेल की है, तो अब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, सॉरी, हमने गुड्स सेल की है तो बदले में हमको जो पेमेंट मिल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू, ठीक है। देखिए रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज, ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन द टाइटल ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर टू द परचेजर, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक्रेल कंसेप्ट में कि रेवेन्यू हमको रियलाइज कब होगा? जब हम हमारी जो गुड्स है या सर्विसेज है उसका टाइटल हम क्या करेंगे? कस्टमर को या परचेजर को हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है, इफ अ फर्म रिसीव्स एन ऑर्डर ऑन 10th अप्रैल, फर्म को गुड्स सेल करने का ऑर्डर मिलता है 10th अप्रैल को, सप्लाइड द गुड्स ऑन 15th अप्रैल, फर्म ने क्या किया? 15th अप्रैल को गुड्स सप्लाई कर दी और उसका जो पेमेंट है वो उन्हें मिल रहा है 20th अप्रैल को, ठीक है। कब? 20 अप्रैल को। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर रेवेन्यू हम कब जनरेट हो रहा है, हमें कब हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। द रेवेन्यू विल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्न ऑन 15th अप्रैल। क्यों? क्योंकि 15th अप्रैल को हम क्या कर रहे हैं? हमारी जो गुड्स की जो ओनरशिप है वो हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं टू दी कस्टमर, ठीक है। तो हमारा रेवेन्यू कब हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कब रिकॉर्ड करेंगे? ऑन 15th अप्रैल। अब बात करते हैं कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की। अब देखिए इसका मतलब ये है कि हम जब भी कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे, ठीक है, सपोज मान लीजिए हम हमारा बिजनेस है तो हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते ही रहेंगे। तो जो फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे तो हमने जितने रुपीस में वो एसेट परचेज किए ना उसी अमाउंट को हम हमेशा रिकॉर्ड करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आज से 10 साल पहले कोई एसेट परचेज की थी 10,000 रुपीज़ की,
हो सकता है उस एसेट की वैल्यू आज 1 लाख रुपीज़ हो, लेकिन मैं जो बैलेंस शीट अपनी बनाऊंगा जहाँ पे मैं अपने एसेट्स की वैल्यू शो करता हूँ, ठीक है, बैलेंस शीट में, तो वहाँ पे मैं उस एसेट की जो वैल्यू है वो 10,000 के अकॉर्डिंग ही शो करूंगा, ठीक है। 1 लाख जो मार्केट वैल्यू है आज उसकी, वो मैं शो नहीं करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। इसलिए हम इसको कॉस्ट कंसेप्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। द कॉस्ट concept requires that all assets are to be recorded in the books of accounts at their original cost price, जितने में आपने उसे परचेस किया था, which includes cost of acquisition यानी जितने में परचेस किया उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है। यानी अगर आप कोई फिक्स एसेट परचेस कर रहे हो ना, जैसे मान लीजिए मैं 10 लाख रुपीज़ की कोई मशीन परचेस कर रहा हूँ, तो 10 लाख रुपीज़ तो मैं लूँगा ही लूँगा, ठीक है, कॉस्ट में। उसके अलावा उस मशीन को ट्रांसपोर्ट कर मेरे बिजनेस तक लाने का जो एक्सपेंसेस है वो भी मैं लूँगा, उसको इंस्टॉल करवाने के जो एक्सपेंसेस है वो भी लूँगा। सपोज 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा मेरे चार्ज हो गए हैं ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन के लिए, तो अब मेरे लिए उस मशीन की कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ नहीं बल्कि 11 लाख रुपीज़ होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख में खरीदी, 5,000 वॉज पेड फॉर इट्स कैरियज, कैरियज का मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, एंड इंस्टॉलेशन 5,000 रुपीज़ हमने कैरियज और इंस्टॉलेशन के लिए पे कर दिए हैं। तो अब जो मशीन है वो हम कितने रुपीज़ की रिकॉर्ड करेंगे, 2 लाख की? नहीं सर, अब इसकी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 2 लाख प्लस 5,000 यानी 2,05,000, ठीक है। नाउ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो कम से कम 2 अकाउंट पर पड़ता है। मतलब उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और एक क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होंगे उनका असर मिनिमम 2 अकाउंट्स पर होगा ही होगा, ठीक है। इसका एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और एक एस्पेक्ट क्रेडिट। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट, हो सकता है एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो और एक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, और एक अकाउंट डेबिट हो और एक से ज़्यादा क्रेडिट, पर कम से कम एक अकाउंट तो डेबिट और कम से कम एक अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है। यानी 2 अकाउंट पे तो मिनिमम ही असर डालेगा ही डालेगा, ठीक है। अब देखिए जो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है ना, इसके अकॉर्डिंग ही होता है हमारा डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, कि हमारा टोटल जितना भी डेबिट होता है वो हमेशा क्रेडिट के इक्वल रहेगा। अकाउंटेंसी में अब आप ये समझ लीजिए कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आपके रहने वाले हैं, अगर नहीं है तो आपका आंसर गलत है। तो इसी के बेसिस पर हमारी एक इक्वेशन बनती है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब मैंने आपको बताया था एसेट्स क्या होती है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे, लायबिलिटीज क्या होती है हमारी ऑब्लिगेशन जो होती है जो हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी, और कैपिटल क्या होता है ये ओनर का या जो हमारा प्रोपराइटर है उसका वो अमाउंट होता है जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो एसेट्स होती है ना ये डेबिट बैलेंस होता है, एसेट क्या होती है डेबिट बैलेंस, और जो लायबिलिटीज और कैपिटल होती है ना ये दोनों हमारे लिए क्या होती है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट हमारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। देखिए बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ये इक्वेशन बोलोगे, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आपको ये इक्वेशन अच्छे से लर्न कर लेनी है, समझ लेनी है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर होने वाला है दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस, तो वहाँ पर इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम देखने वाले मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दीज रेवेन्यू शुड बी चार्ज इन द सेम अकाउंटिंग ईयर। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना कंसेप्ट में वो नॉर्मली इसी कंसेप्ट में होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर बेसिक अजम्पशन। देखिए आपको क्या है, सबसे पहले तो आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो भी अकाउंटिंग ईयर है, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, इस अकाउंटिंग जो पीरियड है इसमें आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको रेवेन्यू आपका आइडेंटिफाई करना है कि मैंने 5,000 यहाँ से 10,000 वहाँ से ये मैंने रेवेन्यू जनरेट किया। फिर आपको ये देखना है कि आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया है इस पीरियड में ओनली, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है। अब आपने दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया, इस पीरियड का आपने रेवेन्यू और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस थे वो आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपको अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ये आपका जो पीरियड का रेवेन्यू है और इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस थे उनको आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना होगा, यानी रेवेन्यू माइनस
एक्सपेंसेस, तो ही आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। बोले सर हम भी तो ऐसा ही करते, हम क्या कर देते। देखिए कई बार क्या होता है, मिस्टेक ये हो सकती है कि आपने उस अकाउंटिंग पीरियड में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस किए हैं जो आपको उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड ही नहीं है, मतलब उन एक्सपेंसेस के कारण उस अकाउंटिंग ईयर में आपको कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। हो सकता है उस एक्सपेंसेस के कारण आपको अगले अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यू जनरेट हो या उससे पहले वाले अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यू जनरेट हो। मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ जो हमारे उस अकाउंटिंग पीरियड से मतलब करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये हमारे नेक्स्ट या फिर हमारे जो पास्ट अकाउंटिंग पीरियड है यानी प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड है उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ कौन सा लेना है, हमें ओनली करंट ईयर के ही रेवेन्यू और एक्सपेंसेस लेने हैं, तभी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब बात है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट की। ये कंसेप्ट क्या बोलता है, देखिए ऑब्जेक्टिविटी का मतलब समझते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पर्सनल बायस होता है, हर एक स्टूडेंट अपनी मर्जी से आंसर लिख सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो सही है वही करनी है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या स्टेट करता है, ये बोलता है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमें इस तरीके से रिकॉर्ड करनी है कि वो किसी फैक्ट या किसी प्रूफ पर बेस्ड हो, ऐसा नहीं हो कि पर्सनल बायस हो। तो सर अकाउंटेंसी में कौन से प्रूफ्स है, तो देखिए हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, जो भी अकाउंटेंसी में हम रिकॉर्ड करेंगे वो किसी वाउचर के बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यानी हमने कोई ना कोई वाउचर, कोई ना कोई बिल, कोई ना कोई हमने कैश मेमो ये बनाया होगा और उन्हीं सब के बेसिस पर हम वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। अपनी मर्जी से कोई भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर देंगे या फिर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिसका प्रूफ हमारे पास में या एविडेंस हमारे पास में नहीं हो। ठीक है, ये हमारे 11 जो थे वो 11 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स थे। अब मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। ठीक है, कन्वेंशंस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रेडिशंस। ठीक है, जो काफ़ी लंबे टाइम से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो देखिए फुल का मतलब पूरा और डिस्क्लोज करने का मतलब क्या होता है, शो करना। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्वेंशन है ये बोलता है कि आपको अकाउंटेंसी में आपके मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है, वो सब ही आपको रिप्रेजेंट करनी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लास्ट में बनाएंगे जहाँ पे आपके ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ठीक है, ये सब आपके आने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, रेशियोज, तो वहाँ पे आपको सारी आपकी जो बेसिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको रिप्रेजेंट करनी है, शो करनी है। ठीक है, इस कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसी का जस्ट, ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपको आपकी सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करनी है, जो इररिलेवेंट या जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आपको शो नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, irrelevant and insignificant information and facts should not be recorded in the financial statement। ठीक है, आपको क्लियर हो गया है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड। ठीक है, और मटेरियलिटी का मतलब ओनली जो रिलेवेंट और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वही शो करेंगे, इररिलेवेंट, ठीक है, इररिलेवेंट एंड इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को शो नहीं करेंगे। आफ्टर दैट थर्ड और लास्ट जो है वो है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस भी हम इसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन बेसिकली याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी अकाउंटेंसी में जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है ना सब स्कूल्स में, और नॉर्मली यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, हर साल ऐसा होता है कि जो यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरलीज होते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है, और बहुत सारे टीचर्स का भी ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, कि ये हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ये हम क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं, तो उनमें ज़्यादातर में जो आंसर है वो कंजर्वेटिज्म ही होता है। कंजर्वेटिज्म कि कंजर्वेटिज्म का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ही पूछा जाता है। तो दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन सच ए मैनर। मतलब हमको बिजनेस ट्रांजेक्शन को इस तरह से रिकॉर्ड करना है कि जो भी हमारे एंटीसिपेटेड गेन, यानी हमें फ्यूचर में अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है हमें, तो उसको तो हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है तो आप उसको अभी रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके फ्यूचर में कोई लायबिलिटी इंक्रीज होने वाली है, फ्यूचर में आपको कोई लॉस इनकर्ड होने वाला है, तो आप उसको अभी से ही रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड, मतलब उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, बट ऑल अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। अनरियलाइज्ड का मतलब जो अभी तक रियलाइज नहीं हुए हैं। ठीक है, यानी एंटिसिपेटेड ही है, मतलब हमें उम्मीद है कि होंगे। ये चीज क्लियर है, ये लाइन आपको याद रखनी है। ऑल एंटिसिपेटेड गेन शुड बी रिकॉर्डेड व्हाइल ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड व्हाइल ऑल
अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो गाइज ये था हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस और इसी के साथ हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो खत्म होते हैं। आई होप कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे और आपको अब ये करना है रिवाइज, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर में कॉमर्स बैकग्राउंड में ही कुछ करना चाह रहे हैं तो आपके ये अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू गाइस।